मित्रों नमस्कार। मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं हिंदी विषय के साथ। मित्रों जो हिंदी आप पढ़ रहे हैं, अभी तक 2 क्लास आप पढ़ चुके हैं, तीसरी क्लास है ये। पिछला जो भी पढ़ा है निश्चित तौर पे आपने बेहतर पढ़ा होगा और आपने भले पहले कैसी हिंदी पढ़ी है, क्या पढ़ी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ निश्चित तौर पे वो एक हट के पढ़ा रहा हूँ और मुझे विश्वास है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो एसआई है तो एसआई में 70 नंबर की हिंदी आती है और 65 और 70 के बीच में अंक लड़कों के आते हैं और खूब आते हैं और बड़े आसानी से आते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम हिंदी कैसे पढ़ गए। इंटरेस्टेड क्लास होती है, बस आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। हर टेस्ट में हिंदी आती है तो मेरा ये मानना है कि आप बार बार हिंदी नहीं पढ़ेंगे। जब बार बार नहीं पढ़ेंगे तो इस बार हमने पूरी हिंदी पढ़ाने का किया है, तो आप जुड़े रहिए, आप भी पढ़िए और पूरी हिंदी जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो विभिन्न टेस्ट में, जो भी टेस्ट हैं उनमें आप बहुत अच्छे से सफलता हासिल कर सकते हैं। एक बार बस आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आप इंटरेस्टेड होकर पढ़ेंगे तो मैं भी इंटरेस्टेड होकर पढ़ाऊँगा और देखते रहिए। आप पिछले वीडियो में आपने देखा है कि बहुत कुछ आपको नॉलेज मिला है, आप बोर भी नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि जो आपको मिलता है वो बहुत कुछ नया मिलता है। और मित्रों जब नया मिलता है तो यही अध्ययन है, यही पढ़ाई है। बहुत सारे शब्द आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे, बहुत सारी कथाओं के माध्यम से हम आपको बहुत कुछ पढ़ा देंगे। आगे देखिए, अभी तक अपन ने भाषा की उत्पत्ति, भाषा की परिभाषा, भाषा और लिपि, भारोपी परिवार या भाषा परिवार, इसके बारे में पढ़ा है। थोड़ा सा लिपि के बारे में और हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जो लिपि है, मित्रों लिपि क्या है। जो भाषा है उस भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए, भाषा के 3 रूप प्रचलन में थे मित्रों पहले, वर्तमान में किताबों में 2 ही रूप मिल रहे हैं, लिखित और मौखिक। लेकिन जो पुरानी किताबें हैं उनमें एक रूप सांकेतिक भी मिलता है कि भाषा के 3 रूप प्रचलन में थे, और जो वर्तमान किताबों में लिखा है उसमें है कि भाषा के 2 रूप प्रचलन में है, लिखित और मौखिक। ध्यान रखिए एक रूप सांकेतिक भी है। तो इस भाषा को जो हम बोलते हैं उसको लिखित रूप प्रदान करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम मित्रों लिपि कहते हैं। ध्यान रखिएगा। लिपि की उत्पत्ति आपको हम पहले बता चुके हैं कि लिपि की उत्पत्ति चिन्हों के द्वारा हुई, क्योंकि किसी ध्वनि को एक चिन्ह के द्वारा हम निरूपित कर दें वही तो लिपि है। हमने कहा आ, और आ को हमने इस चिन्ह के द्वारा निरूपित कर दिया, तो यही तो लिपि है। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उसी को लिखित रूप प्रदान करने को ही लिपि कहा जाता है। अब लिपि के बारे में हमें किताबों में और क्या क्या मिलता है, तो मित्रों ध्यान रखिएगा। फान सू लिन, ये चीन का शब्दकोश है एक। फान सू लिन, फान सू लिन में, जैसे अपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फेमस है अंग्रेजी में, हिंदी में अमर शब्दकोश या संस्कृत का अमर शब्दकोश बहुत प्रसिद्ध है, ऐसे चीन में फान सू लिन बहुत प्रसिद्ध शब्दकोश है। तो फान सू लिन में उल्लेख है कि सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी है। ध्यान रखिएगा मित्रों, सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी है और ब्राह्मी लिपि भारत में किसी ब्रह्मा नामक ऋषि के द्वारा उत्पन्न हुई है। तो जब ऐसा लिखा है कि किसी ब्रह्मा नामक ऋषि के द्वारा उत्पन्न हुई है और सबसे प्राचीन लिपि है, तो मेरा ये मानना है, जितना मैंने अध्ययन किया शास्त्रों का, क्योंकि मेरे पास मित्रों आपको ऋग्वेद मिलेगा, यजुर्वेद मिलेगा, गीता मिलेगी, महाभारत मिलेगा। मतलब मुझे एक शौक़ है, मेरी एक मिनी लाइब्रेरी है, छोटी सी लाइब्रेरी है और उसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं। कुरान शरीफ का हिंदी कन्वर्ज़न, कुरान मजीद भी मेरे पास है, गुरु ग्रंथ साहिब मेरे पास है, सफलता नामक पुस्तक मेरे पास है, द सीक्रेट मेरे पास है। मतलब बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। लोकल एक्ट एमपी छत्तीसगढ़ का, वो चूँकि इंटरेस्ट है मुझे पढ़ने का, तो इन सब में मैंने जो अध्ययन किया है, तो मेरा ये मानना है कि सृष्टि की रचना हिंदुज़्म के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा से मानी गई है, और ब्रह्मा से मानी गई है तो हर चीज़ ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुई। ब्रह्मा के द्वारा जब उत्पन्न हुई तो हो सकता है कि ये शब्दकोश कह रहा है कि किसी ब्रह्मा नामक ऋषि के द्वारा उत्पन्न हुई और पहली लिपि है, तो हो सकता है कि वही ब्रह्मा की बात कर रहा हो वो शब्दकोश।
तो ब्रह्मा के द्वारा हो सकता है आई लिपि ये ब्राह्मी हो। तो मित्रों ध्यान रखिए कि सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी है। ब्राह्मी के बाद फिर देवलिपि का नाम आया है। मित्रों देवलिपि, तो देवलिपि के बारे में आप समझते हैं कि जो देवताओं की लिपि है वो देवलिपि है। तो देवताओं की भाषा क्या थी? संस्कृत। देवभाषा के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? संस्कृत। तो जो संस्कृत देव भाषा है, तो उस भाषा की जो भी लिपि रही उसको हमने देवलिपि कहा। अब इस देवलिपि का प्रचार प्रसार नागर प्रजाति के ब्राह्मणों ने सर्वाधिक किया। मित्रों कुछ किताबें लिख रही हैं कि काशी के निकट, और कुछ पुस्तकें लिख रही हैं कि उज्जैन के निकट। उज्जैन के निकट या काशी के निकट बहुत सारे नागर प्रजाति के ब्राह्मण थे। उन नागर प्रजाति के ब्राह्मणों ने इस देव भाषा का एवं देवलिपि का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने के कारण यही देवलिपि देवनागरी लिपि में बदल गई। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, देवलिपि को ही देवनागरी लिपि कहा जाता है। और नागरी शब्द क्यों जुड़ गया? क्योंकि नागर प्रजाति के ब्राह्मणों ने इसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। तो नागर प्रजाति के ब्राह्मणों के प्रचार प्रसार के कारण देवलिपि ही देवनागरी लिपि में बदल गई। तो इसको देवनागरी नाम से भी हम जानने लगे। तो देवनागरी या देवलिपि एक ही है, जो संस्कृत की भी है और संस्कृत का ही बिगड़ा रूप हिंदी है, तो हिंदी की भी देवनागरी लिपि है। मित्रों मराठी की भी देवनागरी लिपि है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो नोट को देखिएगा, नोट में 15 या 17 भाषाएं लगभग रहती हैं। उन भाषाओं में कुछ भाषाओं को हम पढ़ सकते हैं। तो जिन भाषाओं को हम पढ़ सकते हैं वो देवनागरी लिपि की हैं, क्योंकि हमें उस लिपि का ज्ञान है, तो उस लिपि को हम पढ़ सकते हैं। वो तो एक ही लिपि होगी, एक ही परिवार होगा वो। तो इस तरह से मित्रों आपने एक खरोष्ठी लिपि सुनी होगी। खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी कहाँ पाई गई? जो मित्रों अशोक के शिलालेख मिले हैं, अशोक के शिलालेख में ऐसा कहा जाता है कि खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। तो खरोष्ठी शब्द की उत्पत्ति जो भाषा विज्ञान में लिखा हुआ है भोलानाथ तिवारी जी ने, उन्होंने ये लिखा है कि खर मीन्स गधा होता है और उष्ठी मीन्स होता है ऊंचा भाग। तो गधे के ऊंचे भाग में जो लिपि लिखी गई उसे हम खरोष्ठी कहेंगे। तो ये कुछ समझ में नहीं आया कि गधे के ऊंचे भाग में लिखी गई। मित्रों कुछ नहीं है, गधेरे गधे चराने जाते थे, उनके गधे आपस में बदल जाते थे, तो आपस में उनके गधे ना बदलें इसलिए उन्होंने अपने गधों की पीठ पर कुछ विशिष्ट चिन्ह बनाए। उन्हीं चिन्हों को हम खरोष्ठी लिपि नाम से जानने लगे। कुछ भाषा शास्त्रियों का मत है कि उष्ट्री मीन्स ओठ होता है। तो मित्रों ओठ नहीं होता, हम पहले आपको बता चुके हैं कि उष्ट्र मीन्स ऊंचा होता है, खर मीन्स गधा होता है। तो गधे के ऊंचे भाग पर लिखी गई अर्थात पीठ में लिखी गई जो लिपि है वो खरोष्ठी कहलाएगी। एक लिपि आपने सुनी होगी गुरुमुखी। मित्रों गुरुमुखी पंजाबी की लिपि है, पंजाबी भाषा की। तो पंजाब में जो गुरु नानक जी को माना जाता है, उन्हीं को गुरु के नाम से अपन जानते हैं। उनके 10 गुरु हुए हैं, तो 10 गुरुओं के नाम और पंच ककार, केस कंघा कड़ा कच्छा कटार, ये जरूर याद रखिएगा आप, क्योंकि परीक्षा में खूब पूछा जाता है। पंच ककार और सिख धर्म के 10 गुरु। तो उसमें जो प्रथम गुरु हैं गुरु नानक, तो गुरु नानक जी के मुख से जो कुछ भी निकला, जैसा भी निकला, उसी को हमने कौन सी लिपि कह दिया? पंजाबी की जो है गुरुमुखी, क्योंकि गुरु के मुख से जो निकला वही गुरुमुखी है। तो इस तरह से गुरुमुखी आ गई। ऐसी बहुत सारी लिपियां हैं, जैसे अंग्रेजी की है तो रोमन है, फ्रेंच की है तो रोमन है। हाँ मित्रों चीन और जापान की जरूर पूछी जाती है। जैसे उर्दू की है तो उर्दू की मित्रों फारसी लिपि है। फारसी लिपि ध्यान रखिएगा कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। जो भी लिपि है उर्दू वो इस साइड से इस तरफ लिखी जाती है, दाहिने से बाएं लिखी जाती है। कुछ चित्रात्मक होती हैं, जैसे जो चीनी और जापानी लिपियां हैं ये मित्रों चित्रात्मक होती हैं, मतलब कुछ इस तरह से चित्र टाइप के ये बनाए जाते हैं। ऐसी लिपि होती हैं ये चीनी जापानी लिपियां। चीनी भाषा का नाम क्या है मित्रों? चीनी भाषा को हम मैड्रिन नाम से जानते हैं, मैड्रिन, और मैड्रिन को मंदारिन नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में सबसे ज़्यादा ये क्यों बोली जाती है इसका कारण भी आपको बता दें कि जो चीन है, चीन की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो उनको एक विशेष बना देती है। गोल चेहरा,
छोटी छोटी आँखें, गोल मुंह, ये लोग मतलब गोल गोल करके बोलते हैं। मेरे एक मित्र हैं यहाँ, तो उनने मुझे जो है एक दिन आमंत्रित किया, तो वो चीन के नहीं हैं, वो चूँकि तिब्बत के हैं, तिब्बत शरणार्थी नहीं, वो कपड़े लगाए रहते, तो उसमें मेरी दोस्ती हो गई उन लोगों से। तो एक दिन उसने मेरा निमंत्रण किया, बोले आप आइएगा और आज हमने जो है भोजन का प्रोग्राम रखा है। तो हमने कहा बहुत अच्छा है भैया, भोजन का प्रोग्राम है। तो मतलब हम बड़े आतुर थे कि कब इनके यहाँ जाएँ, देखें कैसी क्या व्यवस्था करते हैं, इनके यहाँ का क्या कल्चर है, ऐसा देखने के लिए हम आतुर थे। भैया जब वहाँ गए तो वहाँ काय को भोजन, वहाँ तो था भजन। जब भजन था तो हमने कहा यार तुम तो कह रहे थे भोजन, बस प्रसाद बांट के और चलते कर दिया। तो हमने कहा तुम तो कह रहे थे भोजन। अरे बोले साहब मैंने भोजन ही कहा था, मतलब भजन को वो लोग गोल गोल करके बोलते थे ना, भोजन। तो इस तरह से उनकी भाषा है, वो उनको विशेष बना देती है। मतलब उनका जो माउथ सिचुएशन है, भौगोलिक परिस्थिति या इस तरह से माउथ सिचुएशन ऐसा है कि वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए पूरे विश्व में चीन का कर्मचारी अधिकारी बहुत कम मिलेगा आपको। चीन विश्व व्यापार में, बाजार में तो मिलेगा चीन, लेकिन कर्मचारी नहीं मिलेगा। भारत का व्यक्ति हर देश में आपको मिल जाएगा, लेकिन चीन का व्यक्ति नौकरी करते आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोल पाता मित्रों। अंग्रेजी बोलने के लिए उनका माउथ सिचुएशन सूटेबल नहीं है, इसलिए ये समस्या है। तो वहाँ के क्षेत्र के सभी लोग वही ची चौंग चू चू चौंग चू जी झोंग जू बस यही कर पाते हैं। इसीलिए उनकी भाषा को बहुत सारे लोग बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा देश है। जब विश्व का सबसे बड़ा देश है तो उसके पास सबसे ज़्यादा चुंगा है, ये माउथ सबसे ज़्यादा है। जब माउथ सबसे ज़्यादा है तो फिर विश्व में सबसे पहले नंबर पर आ गई। अपने पास भी माउथ ज़्यादा है, क्योंकि चीन के बाद अपन है भारत, तो फिर हिंदी को दूसरे नंबर पर होना चाहिए, लेकिन दूसरे नंबर पर हिंदी इसलिए नहीं है कि हमारा भारत अपने आप में विशेषता है, विशेष है। अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। हमारे यहाँ की भाषा, बोली, पहनावा, संस्कृति, संस्कार, ये बहुत भिन्नता है इसमें, और इस भिन्नता में भी हम एक अलग पहचान विश्व में बनाते हैं, यही हमारी विशेषता है। इसलिए भारत में एक भाषा नहीं है। एक भाषा ना होने के कारण हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, मैंड्रिन या मंदारिन भाषा है, और इसकी जो लिपि है, तो इसकी लिपि है हांजी, और जापान की है कांजी। जो जापानी है उसकी लिपि का नाम है कांजी, और मैंड्रिन या मंदारिन की लिपि का नाम है हांजी। ये क्यों बताया आपने आपको? क्योंकि ये विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, पहले नंबर की भाषा है। इसलिए हो सकता परीक्षा में पूछ ले तो हांजी ऑब्लिक हन नाम से भी इसको जानते हैं, हन, हांजी या हन, और जापानी की कांजी। हिंदी की पता है आपको, संस्कृत की पता है, मराठी की देवनागरी है, गुजराती की देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन है, फ्रेंच की रोमन है, उर्दू की फारसी है, और इस तरह से बहुत सारी लिपियां आप किताब से पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद अपन आते हैं भाषा के व्यवहारिक रूप। जब भाषा के व्यवहारिक रूप देखेंगे तो मित्रों जो हम व्यवहार में लाते हैं उसे हम भाषा का व्यवहारिक रूप कहते हैं। व्यवहार मतलब जो बोलचाल में लाते हैं, जो प्रयोग की भाषा है, बोलचाल की भाषा है, उसे व्यवहारिक भाषा कहते हैं। उसमें सबसे पहला स्थान है मातृभाषा का। मित्रों मातृभाषा, मातृभाषा के बाद दूसरे नंबर पर है क्षेत्रीय भाषा। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा के बाद तीसरे नंबर पर थोड़ा सा और उसका स्तर बढ़ेगा और राजभाषा के रूप में उसको पढ़ते हैं। राजभाषा के बाद अपन को पढ़ना है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा के बाद पढ़ना है विदेशी भाषा। विदेशी भाषा, फिर पढ़ना है संपर्क भाषा। ये सब व्यवहारिक रूप हैं। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा, संपर्क भाषा, इन रूपों को हमें पढ़ना है। एक राष्ट्रभाषा के बाद अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है यहाँ पर, तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा को शामिल करेंगे यहाँ। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इतनी भाषाओं को पढ़ना है, यही भाषा के व्यवहारिक रूप हैं। मित्रों सबसे पहले चर्चा करते हैं मातृभाषा। मातृ मतलब माता, माँ के मुख से बोली गई भाषा जो भी है वो मातृभाषा है।
क्योंकि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है या नवजात शिशु होता है, वो सबसे ज़्यादा माँ के सानिध्य में रहता है। उसकी जो अवधि है 0 से 2 साल, तो 0 से 2 वर्ष की उम्र में वो सबसे ज़्यादा अपने माँ के सानिध्य में रहता है, वो माँ को ही जानता है। तो जब वो भाषा सीखता है तो सबसे पहले वो माँ की बोली को ही बोलने का प्रयास करता है, माँ की बोली को ही बोलता है वो। मित्रों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को वो पहले पप्पा कहना सिखाते हैं, मम्मा कहना सिखाते हैं, ओती कहेंगे, ओती चाहिए बेटा को, पप्पा चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि पप्पा और ओती मत सिखाइएगा, उसको डायरेक्ट पानी वाटर सिखाइएगा, डायरेक्ट उसको रोटी सिखाइएगा आप, क्योंकि जितनी कठिनता उसको पप्पा कहने में हो रही है उतनी ही कठिनता उसको पानी कहने में होगी या सीखने में होगी। चाहे आप जितना कठिन शब्द सिखा दें आप बच्चे को, छोटे बच्चे को, वो सब सीख लेगा, क्योंकि उसका संघर्ष भाषा सीखने में बराबर है। अब एक बार आपने पहले पप्पा सिखाया, ओती सिखाई, फिर पानी सिखाया, फिर रोटी सिखाई, मतलब क्या निकला? उसको 2 बार सीखना पड़ा। आप देखते हैं कि जो हाई प्रोफाइल फैमिली होती हैं, बहुत स्टैंडर्ड फैमिली होती हैं, जो बहुत शिक्षित परिवार होते हैं, उनके छोटे छोटे से बच्चे खटाखट अंग्रेजी बोलते हैं या बहुत अच्छी स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शुरू से ही वही सिखाया जाता है, भाषा का वही स्तर उन्हें दिया जाता है। तो भाषा को सीखने में बराबर कठिनता है, चाहे आप पहले वैसा सिखा दें फिर ऐसा सिखाएं, तो क्यों ना शुरुआत से ही वैसा ही सिखाएं। तो मित्रों, माँ के मुख से बोली गई भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। कई बार ये इसको हम पर्सनल लैंग्वेज या व्यक्तिगत भाषा नाम से भी जानते हैं। ये व्यक्तिगत भाषा क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग होती है, क्योंकि सबकी माँ अपनी अलग अलग जगह की है। मेरी माँ कहीं की है, आपकी माँ कहीं की है, तो उनके माँ की जो भी भाषा होगी उन्हीं को हम सीख लेंगे, उन्हीं शब्दों को सीख लेंगे, उसी भाषा को सीख लेंगे। तो मित्रों, उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है भाषा से बहुत ज़्यादा, कि जो भाषा है वो किस प्रकार की संपत्ति है? भाषा चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है या पैतृक संपत्ति है या अर्जित संपत्ति है? बहुत कई बार मैंने ये प्रश्न देखा है। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जो भाषा है वो अर्जित संपत्ति है, भाषा का अर्जन करना होता है, पैतृक संपत्ति नहीं होती। पैतृक मतलब जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हो जाए, जो खेती जमीन, जो ये संपत्ति होती है जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हो जाए, वो पैतृक संपत्ति कहलाती है। मित्रों, चल संपत्ति वो है वाहन मशीनरी आदि, हमेशा इसकी वैल्यू माइनस में जाती है। जो वाहन मशीनरी आदि आप लेते हैं वो चल संपत्ति है, और चल संपत्ति की वैल्यू हमेशा माइनस में जाती है, क्योंकि वाहन आज आपने 80,000 का खरीदा, 2 साल बाद वो 40,000 का बिकेगा, माइनस में जाती है वो संपत्ति। और एक होती है अचल संपत्ति, जो हमेशा प्लस में जाती है। अचल जो चालायमान नहीं है, मकान है, प्लॉट है, ज़मीन है, ये अचल संपत्ति होती है। मित्रों, ये चालायमान नहीं होती और हमेशा ये संपत्ति प्लस में जाती है, पॉजिटिव में। आज आपने 1 लाख का प्लॉट खरीदा, आप 2 साल बाद उसको 2 लाख का बेच लेंगे, तो हमेशा वो प्लस में जाती है। ये संपत्ति अर्जित क्या है? जिसका हम अर्जन करते हैं, और भाषा का अर्जन किया जाता है। एक बेटा है, हिंदी भाषी है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसको आप इंग्लैंड भेज दें, तो जब वो इंग्लैंड से आएगा लौट के, तो आप देखिएगा कितना स्मार्ट दिखेगा, बिल्कुल लक्ष्य जैसी बट्टी दिखेगा आपको, गोरा चिट्टा, और बोलेगा क्या? खटाखट इंग्लिश बोलेगा। इस तरह से अर्जित संपत्ति हो जाती है वो, क्योंकि भाषा का हम अर्जन करते हैं। तो मातृभाषा शायद आपको क्लियर होगी। मातृभाषा के बाद क्षेत्रीय भाषा। अच्छा, मातृभाषा के बारे में थोड़ा सा और कहें, व्यक्ति का सबसे ज़्यादा लगाव, अगर व्यक्ति सबसे ज़्यादा इमोशनल होता है, भावुक होता है, तो वो मातृभाषा के प्रति होता है। ये ध्यान रखिएगा। चाहे वो जितना बड़ा हो जाए, उसको अपनी भाषा से, अपनी मातृभाषा से स्नेह जरूर रहता है। निज भाषा उन्नति करे, ये आपने खूब पढ़ा होगा। तो मतलब हृदय में अगर कोई भाषा बसी होती है, अगर मनोरम भाषा कोई होती है, तो वो मातृभाषा होती है। अगर इमोशनल होते हैं, कभी भावुक होते हैं, तो हम इसी भाषा के प्रति होते हैं। अब देखिए आप क्षेत्रीय भाषा, ये तो व्यक्तिगत है, एक व्यक्ति तक सीमित होती है, लेकिन ये एक निश्चित क्षेत्र की भाषा होती है, इसका एक विस्तार होता है। तो निश्चित क्षेत्र विशेष की भाषा को हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। छोटे छोटे से मतलब 10-10 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है।
मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय छतरपुर में, तो छतरपुर की भाषा अलग है और जस्ट 10 किलोमीटर दूर महाराजपुर है, उसकी भाषा अलग। यहाँ बोलते हैं आओ, वहाँ बोलते हैं आऊ। और 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर निकल जाएं, लौड़ी चंदला बांधा, तो वहाँ कहते हैं आवा। मतलब आओ, आऊ और आवा उसी शब्द को। तो भाषा का कितना परिवर्तन हो गया। तो ये क्षेत्रीय भाषा होती है, निश्चित क्षेत्र विशेष की भाषा होती है। अगर आप बघेलखंड में चले जाते हैं, बघेलखंड मतलब रीवा सतना, तो वहाँ कहते हैं कहा दादू, कहाँ जाई सी, का करी सी। और बघेलखंड से अगर आप बुंदेलखंड आ जाते हैं, पन्ना और छतरपुर, तो यहाँ बोलते हैं किते जा रहे, का कर रहे। और अगर आप यहाँ से और पार कर गए झांसी, एट मोट चिरगांव, तो वहाँ कहते हैं कौलला, किते जा रहे, का कर रहे तुम। अगर आप बांदा, चित्रकूट, ये एरिया में चले जाएं, तो कहते हैं कहे यार, का करा था। अगर आप हमीरपुर, कानपुर निकल जाएं, तो मरियो तड़ाका तो गिरिये भड़ाक, नटाई दाब दीन तो आँखी ने पुछ परी। आपने क्या देखा, भाषा का अंतर सिर्फ क्षेत्रीय, यही भारत है। भाषाओं की विशेषता है, विभिन्नता है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। और मित्रों, अति तो तब हो जाती है जब उसी शब्द का बघेलखंड में अलग अर्थ है और बुंदेलखंड में अलग अर्थ है। रिश्तेदार आते हैं तो अपन कहते हैं कि मेहमान आए, और किसी क्षेत्र में कहते हैं कि पाहुने आए। ये तो ठीक है, शब्द का अंतर है, लेकिन वहाँ भाषा बहुत इंटरेस्टेड हो जाती है कि जब हम कहते हैं कि पाहुने में को आओ, रिश्तेदार में कौन आया। तो मित्रों, दमोह साइड आप चले जाएं तो वहाँ की भाषा है कि को आओ, बोले बे बड़ी बिन्नू के लतमर आए, लतरौंदा आए। अब मित्रों, बड़ी बिन्नू के लतरौंदा आए, अब लतरौंदा क्या है, लातन से रौंदो गाओ हुए जो, वो है क्या लतरौंदा। तो अपने यहाँ लतरौंदा शब्द का अर्थ क्या है और वहाँ लतरौंदा शब्द का अर्थ क्या है। और अति तो तब हो जाती है यदि आप राजस्थान पहुँच जाएं। राजस्थान में मित्रों ध्यान रखिएगा कि अगर गए आप और आप पंगत में बैठे हैं, पंगत मित्रों पंक्ति शब्द का तद्भव शब्द है। पंक्ति तत्सम शब्द है और पंक्ति का तद्भव रूप है पंगत या पांत। पंक्ति में जब आप खाने के लिए बैठेंगे, शादियों में जो पंगत लगती है, और उसमें जब अपन परोसना शुरू करते हैं तो अपन कहते हैं कि तुम यहाँ से परसो, हम यहाँ से परस रहे हैं। तो राजस्थान में कहते हैं त यहीं से लते आओ, मैं यहीं से लते आवत। तो मित्रों घबराइएगा, लते आना शुरू नहीं होगा वहाँ। अब अपने यहाँ लते आने से मतलब लात मारने से है, और वहाँ परसने से। अगर आप पांत में बैठ गए तो अपन परसते हैं तो कहते हैं कि डोंगा करो या कटोरी करो, हम सब्जी डाल दें। और वहाँ कहते हैं कर डोंग में पौंक दूँ, कर डोंग में पौंक दूँ। मतलब इस तरह से भाषा का अंतर हमें खूब मिलता है जो क्षेत्रीय भाषा में देखा जाता है। मित्रों, जब मैं कक्षा 9 में पढ़ता था तो चेन्नई में गोल्डन जुबली जम्बूरी का कैंप लगा था स्काउट गाइड का। वहाँ जब गए हम तो 3 भाषाओं में अनाउंसमेंट होता था, वहाँ की लोकल क्षेत्रीय बोली, अंग्रेजी और हिंदी। तो जैसे वहाँ के जो पूरे अध्यक्ष थे वो मुत्ता स्वामी थे, वहाँ ऐसे नाम चलते हैं, मुत्ता स्वामी, फलाने स्वामी। तो वहाँ जैसे बोला जाता था कि मुत्ता स्वामी जहाँ कहीं भी हो यहाँ आ जाएं, तो वहाँ बोलते थे ई अल्लाह पौ पौ मुत्ता स्वामी। तो मतलब हम लोग इतना ही रट पाए थे, वहाँ इतनी भाषा सीख पाए थे उस समय कक्षा 9वीं में। तो चिल्लाते घूमते रहते थे ई अल्लाह पौ पौ मुत्ता स्वामी, ई अल्लाह पौ पौ मुत्ता स्वामी। तो ये क्षेत्रीय भाषा का अंतर है, भाषाओं का अंतर है। तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से क्षेत्रीय भाषा। निश्चित क्षेत्र विशेष की भाषा को क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। मित्रों, राजभाषा, राजकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजकाज की भाषा, ध्यान रखिए, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी संघ की राजभाषा होगी। मित्रों ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 343 343, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी संघ की राजभाषा होगी। और संघ मतलब केंद्र, केंद्र की राजभाषा होगी। और जब केंद्र की राजभाषा होगी तो राजभाषा फिर है क्या? राजकाज जिस भाषा में होंगे वो राजभाषा है, या शासकीय कामकाज की जो भाषा होगी वो राजभाषा है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि पहले तो यही आता है कि अनुच्छेद 343 में हिंदी को कब जोड़ा गया। तो ध्यान रखिए कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमने राजभाषा के रूप में जोड़ा। 14 सितंबर 1949
ध्यान रखिएगा। तो 14 सितंबर 1949 को जब हमने ये जोड़ा तो उसी दिन को 14 सितंबर 1949 को हमने हिंदी दिवस मनाया। लेकिन मित्रों कौन सा हिंदी दिवस है 14 सितंबर 1949 को? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो क्या हमने 14 सितंबर 1949 को ही राष्ट्रीय दिवस मनाना शुरू कर दिया था? नहीं, 49 से 50, 51, 52, 53, मित्रों 53 से हमने मनाना शुरू किया। तो ध्यान रखिएगा कि 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाना शुरू किया, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन कौन सा हिंदी दिवस? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दो हिंदी दिवस मनाए जाते हैं अपने भारत में, एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक विश्व हिंदी दिवस। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो 10 जनवरी 1975 में हुआ। और 10 जनवरी ये क्यों मनाया गया, क्यों विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया? मित्रों हिंदी का प्रचार प्रसार विश्व में करने के लिए, कि हमारी हिंदी का प्रचार विश्व स्तर पर हो, तो विश्व स्तर में प्रचार प्रसार करने के लिए हमने 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम हिंदी सम्मेलन किया। इस कारण से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने लगे। तो 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, इस तरह से ध्यान रखिएगा। मनाना कब से शुरू किया विश्व हिंदी दिवस? 2006 से। 2006 के बाद हर साल हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते थे। इसमें 30 देशों ने, ध्यान रखिए 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल थे। राजभाषा में इतने ही प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न और आता है मित्रों कि कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? इसमें बहुत कन्फ्यूजन है मित्रों। कुछ पुस्तकें लिख रही हैं 10, कुछ पुस्तकें लिख रही हैं 13, एक्सपर्ट वगैरह की किताबें मार्केट में हैं तो उसमें 13 लिखा मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये तीन जो हैं ये अलग रखना है और 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी है, इस तरह से आपको रखना है। तो ये 13 क्यों लिख दिए? तो 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ की उपभाषा या द्वितीयक भाषा है, सेकेंडरी लैंग्वेज है। तो सेकेंडरी लैंग्वेज को जोड़ के कुछ किताबें 13 लिख रहे हैं, बाकी 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी है, ये ध्यान रखिएगा। तो राजभाषा से इतने ही प्रश्न आते हैं। राजभाषा में कुछ याद रखने लायक चीज़ें हैं तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 343, 14 सितंबर 1949 53 से मनाना शुरू किया राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, नागपुर में हुआ और इसको 2006 से मनाना शुरू किया। ये भी ध्यान रखिएगा कि 30 देशों के 122 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। विश्व में प्रचार प्रसार करने के लिए ये हमने सम्मेलन रखा। तो इस तरह से आप ये सब ध्यान रखिएगा। 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी है, कुछ किताबें 13 लिख रही हैं क्योंकि 3 राज्यों की द्वितीयक भाषा हिंदी है। मित्रों आज यहीं तक इतना ही, बाकी अगले वीडियो में इसके आगे मतलब राजभाषा के आगे राष्ट्रीय भाषा पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस,
कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर। ठीक है, आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 998116 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से, उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगे। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।